morning class. We are going to start with the topic DNA transcription or simply transcription. In previous class we are already discussed about what is transcription and what is their steps. तो हमने प्रीवियस क्लास में पहले डिस्कस कर लिया था क्या है इसके स्टेप्स. तो इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, सेकेंड इज एलोंगेशन, थर्ड इज टर्मिनेशन. तो प्रीवियस क्लास में हमने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के कुछ स्टेप्स पढ़ लिए थे. तो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसे ही ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है. ट्रांसक्रिप्शन में फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप एलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन. इनिशिएशन में हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर वी प्रोसीड टू द लास्ट स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन. डीएनए के दो हेलिक्स होते हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में है, तो सेकेंड जो हेलिक्स होगा वो एंटी पैरेलल इसकी पोलैरिटी होगी. इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में होगी. तो डीएनए में जो टेम्पलेट 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में है, यही टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करता है और यही सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो डीएनए पे प्रमोटर्स होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं, और टर्मिनेटर होते हैं जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं. अब प्रमोटर्स क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ इस पे सिग्मा सब यूनिट होता है या सिग्मा फैक्टर होता है. ये पूरे डीएनए सेगमेंट पे प्रमोटर्स को ढूंढता है. जैसे ही प्रमोटर इसे मिल जाता है, सिग्मा सब यूनिट के हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड कर जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जैसे ही बाइंड होता है सिग्मा सब यूनिट यहाँ से डिसोसिएट कर जाता है, अलग हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है. मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस और न्यूक्लियोसाइड्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है. इसमें इलॉन्गेशन तक में हमने ये पढ़ लिया था कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन 2 न्यूक्लियोसाइड्स. तो 2 न्यूक्लियोसाइड्स में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, 5 प्राइम पर CH2OH प्रेजेंट होता है, और 3 प्राइम एक दूसरे न्यूक्लियोसाइड के 3 प्राइम पर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के थ्रू वाटर का रिमूवल हो जाता है, वाटर रिमूव कर जाता है. अब ये दोनों न्यूक्लियोसाइड बाय ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं. अब जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ये डाई एस्टर बॉन्ड है फॉर्मेशन हुआ है, और ये 2 न्यूक्लियोसाइड्स हैं. इन्हें न्यूक्लियोसाइड्स इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप नहीं है. 5 प्राइम इन डीएनए रिप्लिकेशन में हमने देखा था इलॉन्गेशन प्रोसेस में कि 5 प्राइम इन पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट ग्रुप पर 3 प्राइम हाइड्रोक्साइड ग्रुप के लोन पेयर अटैक करते हैं. लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट उसके होता है. यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होता है, हाइड्रोलिसिस होती है जिसमें वाटर का रिमूवल होता है. वाटर रिमूव करते हैं, ये डाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स थ्रू डाइएस्टर बॉन्ड जुड़ जाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड्स, और एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाती है. एमआरएनए चैन की सिंथेसिस हो जाती है जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक पहुंच जाता है. आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक
सेकेंड पहुंच जाता है, तब यहाँ पर बहुत सारे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 थायमीन प्रेजेंट होते हैं, रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। थायमीन रेसिड्यूज प्रेजेंट होने की वजह से जब यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेट चैन की सिंथेसिस हो जाती है, पॉलीएडिनाइलेट चैन की सिंथेसिस अप्रॉक्सीमेटली 2000 एडिनिन आके एडिनाइलेट की सिंथेसिस होती है, एडिनिन आके बाइंड कर जाते हैं आरएनए चैन पे। तो अब क्या होता है, अब इलॉन्गेशन में हमने ये देखा था, अब टर्मिनेशन में क्या होता है हम स्टडी कर लेते हैं। टर्मिनेशन में अब जब एमआरएनए यहाँ टर्मिनेटर पे पहुंच गए हैं, सिंथेसिस हो गई है, आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक एमआरएनए चैन की सिंथेसिस हो गई है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आ गया है। तब क्या होता है, जो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे डिसोसिएट हुआ था, अब सिग्मा फैक्टर फिर से यहाँ पर बाइंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पे बाइंड कर जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पे यहाँ पे बाइंड हो गया है, तो क्या होता है, अब एमआरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है। अब यहाँ पे ये एमआरएनए डिसोसिएट हो जाता है, और क्योंकि थायमीन बहुत 2000 के नंबर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एडिनिन भी 2000 के नंबर में बाइंड कर जाता है, पॉली एडिनाइलेट चैन की सिंथेसिस हो जाती है। तो जो एमआरएनए बना यहाँ पे एक टेल यहाँ पे बन जाती है इसकी, पॉली एडिनाइलेट चैन की सिंथेसिस हो जाती है, और यहाँ पे कैप बन जाता है। ये कैप बन जाता है, कैप किसका होता है, मेथिल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हो जाती है। मेथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट की यहाँ पे कैपिंग हो जाती है। अब ये कैपिंग इसलिए की जाती है कि एमआरएनए में कोई डैमेज ना हो, या कोई और न्यूक्लियोसाइड आके यहाँ पे बाइंड ना हो, तो ये इंश्योर इन दोनों एंड पे कर जाता है कि इसमें कोई चेंजेस ना हो, कोई और न्यूक्लियोसाइड आके बाइंड ना हो। तो ये चेंजेस यहाँ पे किए जाते हैं। तो अब जब डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस हुई है, तो डीएनए पे क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर डॉटर कैरेक्टर को लाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी प्रोटीन की सिंथेसिस अभी नहीं होनी है। तो ऐसे चैन को भी, ऐसे भी न्यूक्लियोसाइड्स आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं एमआरएनए पे, तो इनको भी रिमूव करना होता है। इनको रिमूव वो न्यूक्लियोसाइड, उन्हें क्या बोला जाता है, इंट्रॉन्स। और जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, उन्हें बोला जाता है एक्सॉन्स। तो जितने भी आउटर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं वो एक्सॉन्स होते हैं, और जितने भी इनर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन्स, उन्हें बोला जाता है। और ये अल्टरनेट पे प्रेजेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सॉन है तो फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा। तो ऐसे इंट्रॉन एक्सॉन ऐसे अल्टरनेट रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन्हें टर्मिनेशन क्योंकि हो गया है, वापस से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सिग्मा से बाइंड करके चला जाता है इन द न्यूक्लियस, वो रहता है एमआरएनए। अभी इमैच्योर एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, जिस पर एम मेथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट और पॉलीएडिनाइलेट चैन को जोड़ा गया है।
जिसमें इससे फर्दर मतलब चेंजेस ना हो, लेकिन अभी इनको इंट्रॉन्स को रिमूव करना अभी बाकी है। तो ये किस में होता है, ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस में होता है। ये स्प्लाइसिंग न्यूक्लियस में ही होती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, तो पूरी mRNA की सिंथेसिस भी न्यूक्लियस में होती है। तो अब जब mRNA की सिंथेसिस हो गई है, जिसपे कैपिंग प्रेजेंट, यहाँ पे कैप प्रेजेंट है, मिथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग प्रेजेंट है, और पॉली एडिनाइलेट चैन भी टेल प्रेजेंट है। अब इस पर एक्सॉन और इंट्रॉन है, तो यहाँ पे इंट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक्सॉन, फिर इंट्रॉन फिर एक्सॉन। अब ये इंट्रॉन को कैसे रिमूव करना है, यहाँ स्प्लाइसिंग के थ्रू इन्हें फोल्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल फोल्ड करने के बाद इन्हें यहाँ से कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद ये इंट्रॉन्स हो गए, इंट्रॉन्स, यहाँ पे एक्सॉन, एक्सॉन और पॉलीएडिनाइलेट चेन, यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेट चेन है। अब इसे जितने भी इंट्रॉन्स हैं इन्हें कट कर दिया जाता है, और इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इंट्रॉन्स को फर्दर डिग्रेडेट कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी ज़रूरत अब नहीं है। तो इनकी ज़रूरत अब नहीं है। अब जो mRNA बना वो फुल्ली मैच्योर्ड mRNA बना। अब ये तैयार है न्यूक्लियस में प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। तो न्यूक्लियस में प्रोटीन की सिंथेसिस अब इसी mRNA से होती है। अब ये मैच्योर mRNA है, क्योंकि यहाँ से जितने भी इंट्रॉन थे, जो नॉन कोडिंग जितना भी सीक्वेंस था, उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। अब इसमें सिर्फ एक्सॉन बचे, मैच्योर mRNA। अब ये क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यहाँ पे कैपिंग इसलिए की जाती है कि फर्दर कोई नाइट्रोजनस बेस इसके एंड पर ना बाइंड कर ले, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लोन पेयर मोस्ट रिएक्टिव है इन 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों पर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 प्राइम एंड पर भी और 5 प्राइम एंड पर भी। तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैपिंग कर दी जाती है, नॉन रिएक्टिव को जोड़ दिया जाता है, और एडिनाइलेट चैन को इसलिए जोड़ा जाता है कि अब यहाँ पे क्योंकि इसकी फर्दर इसको हटा दिया जाएगा, ये सिंथेसिस नहीं करेगा किसी भी जो पॉली एडिनाइलेट टेल है, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, तो इसलिए ये जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है, फर्दर किसी पॉजिटिव चार्ज को रिएक्ट करके फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो जाए, तो इसलिए कैपिंग की जाती है और टेलिंग की जाती है। तो कैपिंग टेलिंग के बाद अब ये मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर पोर है। अब न्यूक्लियर पोर से इन्हें जाना है, माइग्रेट करना है, तो इसलिए कैप लगा दिया जाता है कि इजीली ये ट्रांसपोर्ट हो जाए इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है और ट्रांसक्रिप्शन मींस डीएनए से mRNA की सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस में सिंथेसिस होती है mRNA की, और प्रोटीन की सिंथेसिस mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। तो फर्दर ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस को ट्रांसलेशन बोला जाता है, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है।
Now we move to the next topic, that is translation. एम फ्रांसिस क्रिक के अकॉर्डिंग, जो क्रिक ने हाइपोथेसिस दी थी वो सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस है, जिसके अकॉर्डिंग डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस और एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस को ट्रांसलेशन उन्होंने कहा, और डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन हमने प्रीवियस क्लास में मतलब अभी हमने डिस्कस कर लिया है। और हम ट्रांसलेशन, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन की तो डीएनए से डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, इन सभी की सिंथेसिस डीएनए से होती है। डीएनए से सिंथेसिस इन सभी की होती है। अब ये मेजर इनका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये सभी एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए सभी इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस एक सिंपल फिनोमेना है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन साथ में चाहिए होते हैं, जो इसे जो फर्दर अमाइनो एसिड को ऐड करके प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। अब जब हमारा मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जब आ जाता है, साइटोप्लाज्म में जब एमआरएनए आ जाता है तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे न्यूक्लियस से एमआरएनए आ चुका है। एमआरएनए यहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस में जो यहाँ पे कैप प्रेजेंट है। अब ये कैप करते हैं कि ये डिफाइन करते हैं कि एमआरएनए की में कोई चेंजेस ना हो, एमआरएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। यहाँ एमआरएनए पे जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रिपलेट, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इनलार्ज करें तो ये ट्रिपलेट कोडॉन एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फॉर एग्जांपल ऐसे न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये एमआरएनए हैं, जब भी इसमें क्या होते हैं, इस एमआरएनए पे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल AUG, ये ट्रिपलेट कोडॉन्स होंगे। ये 3 न्यूक्लियोसाइड्स मिलके एक कोडॉन फॉर्मेशन करेंगे। ये इसमें 3 न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिपलेट कोडॉन बोला जाता है। अब ये ट्रिपलेट कोडॉन सभी मिलकर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं। 20 टाइप के अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं। और जो टाइप ऑफ कोडॉन है ये 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 64 टाइप ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से सिर्फ 61 ही कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और 4
कोडॉन, 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो एज ए स्टॉप कोडॉन फंक्शन करते हैं, जो किसी भी अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं करती हैं। जब ये स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। और स्टार्ट कोडॉन अभी तक जो है वो AUG है, ये फंक्शन करता है एज ए स्टार्ट कोडॉन की तरह फंक्शन करता है। जैसे ही ये AUG का सीक्वेंस mRNA पे मिल जाता है, वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। AUG मेथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है, मेथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब जितनी भी प्रोटीन होती है तो उन सबके पास सबसे पहला जो अमाइनो एसिड होता है वो मेथियोनिन प्रेजेंट होता है। और उसकी कोडिंग कौन करता है? ये AUG ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, वही मेथियोनिन की कोडिंग करते हैं और वहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ये फॉर एग्जांपल अगर ये मिडिल में भी प्रेजेंट है, मिडिल में भी अगर ये ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट है AUG, तो अगर ये मिडिल में प्रेजेंट है तब भी सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होगी और वहाँ तक प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जब इसमें से 3 कोडॉन जो कि 64 में से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क करते हैं, वो स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाते हैं। वो स्टॉप कोडॉन क्या है? वो 3 टाइप्स के हैं, UAA, UGA और UAG। ये 3 कोडॉन्स हैं, ये स्टॉप कोडॉन है, ये अमाइनो एसिड की कोडिंग नहीं करते हैं। जैसे ही राइबोसोम को ये मिल जाता है, स्टॉप कोडॉन मिल जाते हैं, चाहे इनमें से कोई भी स्टॉप कोडॉन मिले, चाहे UAA मिले, चाहे UGA और UAG मिले, तो वहीं पे सिंथेसिस रुक जाती है, वहीं पे प्रोटीन चेन की सिंथेसिस रुक जाती है और ये प्रोटीन चेन बन जाता है। अब ये प्रोटीन अपने फंक्शन करने के लिए तैयार है। अभी इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी फोल्डिंग फर्दर की जाती है, फोल्डिंग करके तब ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वैक्यूल में इनकी फोल्डिंग की जाती है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनकी फोल्डिंग की जाती है। अब ये प्रोटीन की सिंथेसिस ट्रांसलेशन में कैसे होती है ये हम यहाँ यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस से एकदम न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्स के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये रफ दिखाई देते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये स्मूथ दिखाई देते हैं।
तो अब प्रोटीन की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो जो mRNA हैं ये न्यूक्लियस से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स के इसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें 80S राइबोसोम होते हैं, जिसमें एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट होता है। स्मॉल सब यूनिट 40S का उसका स्विटबर्ग यूनिट होती है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। इसे साइंटिस्ट ने खोजा था, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया। S फॉर स्विटबर्ग यूनिट, और 40S सब यूनिट होता है स्मॉल सब यूनिट, और 60S सब यूनिट होते हैं। ये mRNA पर बाइंड कर जाते हैं। ये mRNA पर स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो जाता है। mRNA, और ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है। राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट, इसमें भी इनिशिएशन 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब राइबोसोम बाइंड जब कर जाता है तो इसमें कौन कौन से RNA इन्वॉल्व होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। जो राइबोसोम है, एक rRNA, mRNA और ट्रांसफर RNA और tRNA। ये रिस्पॉन्सिबल होता है अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने में। अमाइनो एसिड 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है और 5 प्राइम पर अमाइनो एसिड रहता है। तो अमाइनो एसिड को ये ट्रांसपोर्ट करता है राइबोसोम तक। राइबोसोम इसको ऐड करता है, और ऐड करने का काम और एज ए कैटालिसिस बिहेव करता है राइबोसोम। mRNA पे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। 3 न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल UAG तो मेथियोनिन को कोड करेगा। अगर U है तो फेनिल एलानिन को कोड करेगा, फेनिल एलानिन। और GUG है तो वैलिन को कोड करेगा, तो इस तरीके से ट्रिपलेट होते हैं और एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं ये ट्रिपलेट कोडॉन। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ये कैसे होता है ये प्रोसेस। इसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, वो कैसे होते हैं ट्रांसलेशन में। तो पहला स्टेप है इनिशिएशन, सेकंड इलॉन्गेशन एंड थर्ड है टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर और rRNA, tRNA और mRNA। इनका मेन रोल होता है एडिशन के लिए। tRNA अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, rRNA ऐड करता है और इंश्योर करता है कि सही अमाइनो एसिड का एडिशन हुआ है या नहीं, ये एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और mRNA ये कोड करते हैं अमाइनो एसिड को। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोडिंग ऑफ
कोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के कोडिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, टीआरएनए ट्रांसफर के लिए, अमाइनो एसिड के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरआरएनए में 2 सब यूनिट होते हैं, यूकैरियोट्स में 40s सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट 60s सब यूनिट होता है। इसमें जो टीआरएनए है इसमें 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 5 प्राइम पर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जो ये ट्रांसपोर्ट करता है आरआरएनए तक। और यहाँ पे एंटीकोडॉन्स होते हैं, एंटीकोडॉन्स होते हैं। ये एंटीकोडॉन्स एमआरएनए पर बाइंड करते हैं, इसलिए एंटीकोडॉन्स बोला गया है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे AUG है तो यहाँ पे जो कोडॉन प्रेजेंट होंगे वो कौन से, इसके एंटी होंगे। थायमीन, यूरेसिल, एडिनिन है तो यूरेसिल, यूरेसिल है तो एडिनिन और ग्वानिन है तो साइटोसिन। इसलिए इन्हें एंटीकोडॉन्स बोला जाता है। तो इनके थ्रू ये बाइंड करते हैं। अब हम इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब तक अभी के लिए नहीं।